silent. Hello everyone, welcome to Shri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. And with this, let's start with today's lecture. आज के सेशन में ये आर्टिकल्स जो आपके सामने हैं ये हमें कवर करने हैं. वी विल टेक इट अप इन डिटेल. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, सो विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. आई विल टेल यू कि पहले तो शुरू में आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं, एक इंडेक्स, एक ब्रीफिंग कि हम कैसे इस सेशन में प्रोसीड करने वाले हैं. सो हेयर इंडिया विटनेस्ड अ डिस्टर्बिंग सर्च इन टाइगर डेथ्स. तो ये आपके जीएस पेपर 3 के मेंस के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, राइट. एज वेल एज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस आर्टिकल को कंसीडर कर सकते हो. तो इसमें हर एक फैक्ट जो है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, विल टेक इट अप इन डिटेल. And yes, then you have this next article. ये prelims pointer ही है, right? जैसे टाइगर डेथ्स इन इंडिया है, ये आपके मेंस के जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ये तो मैं कहूंगी कि वे फॉरवर्ड में पूछा जा सकता है. यूपीएससी प्रीलिम्स में टाइगर रिजर्व्स को लेके सवाल पूछती रहती है. तो ये आर्टिकल प्रीलिम्स और मेंस दोनों में चला जाता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट. क्या पॉलिसीज हैं हमारी. तो वो अब रही बात इसकी, दैट इज मुदियट्टू डांस ड्रामा ऑफ केरला. तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. और होमवर्क में अगर आप लेकर चलो तो आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हम बात करते हैं डांस की, म्यूजिक की, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये कुछ ऐसे हाइलाइट्स हैं आर्ट एंड कल्चर में जो यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल यहाँ से सवाल पूछती ही है, राइट. तो अगर देखो अब तो संडे भी है, तो मेक श्योर कि आप आर्ट एंड कल्चर उठाओ अब, और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी बाकी डांस फॉर्म्स हैं, जो भी म्यूजिक जो दिया गया है वो कवर कर लो. डांस एंड म्यूजिक वैसे कवर हो गया क्योंकि आज न्यूज में आ गया और आपने बाकी सारे आर्ट फॉर्म्स कवर कर लिए, राइट. सो दिस वे आपका एक चंक स्टैटिक का भी कवर हो गया, और ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है. क्यों? क्योंकि आपके एसोसिएटेड है विद करंट अफेयर ऑल्सो. सो स्टैटिक और करंट को ऐसे लिंक कर सकते हो साथ साथ, राइट. देन विल टॉक अबाउट आईएनएस इम्फाल. ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. फॉर्मल लॉन्च ऑफ विकसित भारत. ये आर्टिकल एडिटोरियल आया था एंड हिंदू के अंदर, द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस इन द विकसित भारत. सो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस करता है द कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस इंड्यूस्ड मॉडल ऑफ ग्रोथ. खुश रह के पढ़ाई भी करोगे तो उसमें एक्स्ट्रा ही कुछ हो मिलेगा आपको. आप समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे स्ट्रेस लेके बैठी रहूं और पढ़ूं 4 पन्ने, तो वो पढ़ाई नहीं है. जब हम फिर तो हम टाइम ही देखते रह जाएंगे. अच्छा 4 घंटे पढ़ना है, चलो ठीक है, राइट. जो काम हम बोलते हैं ना कि जो खुशी से होता है, जो मन से होता है, जो मन से आता है कि हमें प्रिपरेशन करनी है, आप पढ़ के अगर आपको खुशी मिल रही है, जिस काम में खुशी मिलती है करने में, उसका आउटपुट अलग ही निकलता है, राइट. तो वहां पॉजिटिविटी है, वो ग्रोथ जो है वो अलग से शाइन करती है. लेकिन अगर बैठे हैं उदास और बस जबरदस्ती और धक्के से कर रहे हैं, पीयर प्रेशर में कर रहे हो, पेरेंट्स प्रेशर में कर रहे हो, राइट, खुशी नहीं है आपकी इसमें, तो वो कब तक आप उसको ड्रैग कर लोगे, राइट. तो यही हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हर जगह चलता है. चाहे आज हम इंडिया में अपने मॉडल ऑफ ग्रोथ की ही क्यों ना बात करें. सो ये आर्टिकल कहता है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर लेना ही नहीं है. दैट इज नॉट ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, राइट. सो ये एडिटोरियल आपके जीएस पेपर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी लिंक करता है. ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से भी लिंक करता है. तो हम इसको देखेंगे इन डिटेल. मेंस के लिए क्या कुछ इसमें है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस सेशन अच्छा लगता है तो मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. लेट अदर्स नो अबाउट दिस सेशन एंड कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर देना.
पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, दैट इज योर रिलेटेड टू टाइगर डेथ। 2023 में इंडिया विटनेस्ड अ डिस्टर्बिंग सर्ज इन द टाइगर डेथ, reaching a record of 204, as reported by Wildlife Protection Society of India, a non-profit organization prompting concerns about conservation efforts for these majestic creatures. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं स्टेटस ऑफ टाइगर डेथ्स इन इंडिया, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर फैटिलिटीज देखने को मिली हैं विद 52 डेथ। ऑब्वियसली यहाँ से एक एप्रीहेंशन, एक कॉज ऑफ कंसर्न तो है ही सही कि वहाँ कंजर्वेशन एफ मेजर्स जो हैं वो उनकी एडवोकेसी पे बात उठती है कि क्या कुछ और करना चाहिए, क्योंकि अगर एफर्ट सही डायरेक्शन में हो, ये नंबर आ रहा है तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, फिर इसको दोबारा सोचना पड़ेगा। इंडिया टॉप टाइगर स्टेट जो है मध्य प्रदेश, वहां पर भी 45 डेथ विटनेस हुई है, एनहांसिंग द नीड फॉर एनहांस्ड प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। उत्तराखंड के अंदर 26 डेथ देखने को मिली है, एंड तमिलनाडु एंड केरला में 15 टाइगर डेथ, राइट, रिफ्लेक्टिंग अ वाइड स्प्रेड इशू अक्रॉस दीज रीजन्स। कर्नाटका के अंदर, विच इज द सेकेंड हाइएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, इट रिपोर्टेड 13 डेथ। सो जो टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर 2022 में इट रीच 3167, 2018 में इट वॉज 2967। ये जो नंबर है, ये ट्रेंड तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, लेकिन इट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दीज गेन्स इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग थ्रेट्स। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से थ्रेट्स का जो नंबर बढ़ रहा है ना, जिस तरीके से ये टाइगर डेथ हो रही है, ये सवाल उठाता है कि ये पॉजिटिव गेन कब तक आप सस्टेन कर सकते हो given the growing threats to tigers. So overall the situation underscores the importance of continuing conservation efforts. We need to strengthen them more to ensure the survival of these endangered species, right? Natural and other causes led to 79 tiger deaths, urging a focus on understanding and addressing these factors for effective conservation. So यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि कुछ natural causes, there is a need to highlight to understand these factors also, अगर आप conservation में और effective होना चाहते हो। तो पहला है poaching. Illegal hunting of tigers, it remained a serious threat. इसकी वजह से, because it caused 55 tiger deaths. एंटी पोचिंग मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। टू टैकल दिस, स्ट्रॉन्ग एंटी पोचिंग मेजर्स आर वेरी नेसेसरी। और उसके बाद 46 टाइगर्स डाइड ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग देमसेल्व्स, मतलब यू नीड टू प्रिजर्व देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट प्रिजर्वेशन, पहला पोचिंग, दूसरा हैबिटेट प्रिजर्वेशन, तीसरा ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट्स, जैसे रोड इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से इट लेड टू 7 टाइगर फेटिलिटीज। So यहाँ पर भी there is a urge for quick action to reduce the conflicts between people and wildlife. So it is basically drawing attention towards human wildlife conflict. कर क्या सकते हैं? It's very crucial for government agencies, for conservationists, for communities to work together in fighting against poaching. आपको 3 दिक्कतें पता चल गई, उन 3 दिक्कतों के सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। यूजिंग टेक्नोलॉजी, you can use AI, basically technology and intelligence, points that goes against anti-poaching. So establishing a very strong anti-poaching network with law enforcement is very essential, क्योंकि आपने देखा पोचिंग से कितनी डेथ हुई है। Then we need to have strategies that minimize the conflict between humans and tigers, especially in the areas that are prone to road accidents. That should be developed. Resources should be allocated for research on natural cause of tiger deaths, ताकि you need to have better improved monitoring and transparent reporting to adopt the conservation strategies to evolving challenges. Simple terms में it's all about teamwork, it's about technology, it's about smart strategy to protect the tigers and their habitats from various threats. Resource allocation, strategies to mitigate human wildlife conflict, collaboration among government agencies. ठीक है, अगला जो आर्टिकल है दैट इज योर मुदियट्टू डांस ड्रामा ऑफ केरला।
तस्वीर जितनी माइंड में रखोगे, आप बहुत से, अगर आपको होमवर्क अगर आप सीरियसली लो तो आज आपने डांस फॉर्म्स करने हैं, जितने भी डांस फॉर्म्स पढ़ो आज, जितना ज्यादा उस डांस फॉर्म की पिक्चर को अपने माइंड में कैप्चर कर लोगे, वो होता है ना कि बाद में तो मेमोरीज में आप पिक्चर्स ही देखते हो, तो पिक्चर से आप रिकॉल करते हो, अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा वैसे हुआ था, राइट, उस दिन हमने ऐसे किया था, ये किया था, हम यहाँ गए थे, अच्छा ये भी देखा था, पिक्चर रह जाती है, तस्वीर रह जाती है। तो ये पिक्चर्स जितनी देखो, चाहे स्पेशल्स चाहे डांस, कुछ भी, जितना पावर ऑफ इमेजिनेशन का गेम है यहाँ। अब बात करूं अगर मैं इस डांस की, मुदिये-2, मैं थोड़ा सा इस डांस के बारे में बताऊंगी आपको, और आप पिक्चर देखते रहो, वो इमेजिनेशन जो है वो स्ट्रांग होगी, लाइंस आपके सामने बाद में लिखी ही है। सो दिस मुदिये-2 इज अ स्पेशल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इन विच इंडियन स्टेट? केरला। पहली बात, इट्स लाइक अ प्ले, आप तस्वीर में भी देख सकते हो, इट्स लाइक अ प्ले, इट टेल्स स्टोरी फ्रॉम माइथोलॉजी अबाउट बैटल बिटवीन गॉडेस काली एंड डेमन नेम्ड दारिका, right? So this performance is part of the worship of the goddess and is usually held in temples between February and May after the harvest season. So people who perform this, they belong to which community? Marar and Kurupu. Just a minute. Here, let me show. ठीक है? So this ritual is a part of Bhagwati or Bhadrakali cult and is performed in Bhagwati temples. Or it's a mythological tale of a battle between goddess Kali and demon Darika. So यहाँ पर the performance is done by the members of these communities who paint their faces and wear elaborate costumes and headgears. आप देख सकते हो elaborate पूरे costumes हैं, headgears हैं, and they paint their faces also. ठीक है? It involves various characters. Shiv, Narad, Darika, Kali, Danvendra, Koichadar. Right? So it involves various characters. The ritual ends with the victorious Kali entering the stage holding the head of Darika, followed by a song of praise to Shiv. So Mudiye-2 is a UNESCO intangible cultural heritage of humanity and the second art form of Kerala. ठीक है, तो आपके लिए एक आर्ट फॉर्म तो आपके सामने आ गया, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। कुटियाट्टम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग INS, इंडियन नेवल शिप इम्फाल। इट हैज बीन कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ना, इससे एसोसिएटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसके सिग्निफिकेंस से लेके फीचर से लेके एवरी पॉइंट विल टॉक अबाउट नाउ। नाउ INS इम्फाल इज अ टाइप ऑफ वॉरशिप, specifically a guided missile destroyer which is a part of series known as Project 15 Bravo Vishakhapatnam class. It is the third of the 4 guided missile destroyers. Fourth will be named INS Surat. INS Imphal जो है, it is among the most technologically advanced guided missile destroyers in the world. It was launched and christened as Imphal on 20th of April 2019. Basically officially launched and named on 2019. Right? So this destroyers, they play a very crucial role in the defense capabilities of Indian Navy with their advanced technology, weaponry, and these warships are the most technologically advanced in the world. They are showcasing the India's capabilities in the naval warfare. Now, as far as features are concerned, pehle to the size, quite large, 163 meters in length and 17 meters in breadth. It weighs 7,400 tons, which is how much water it displaces when floating. Propulsion की बात करूँ तो INS Imphal is powered by 4 strong gas turbines arranged in a combined gas and gas configuration. 4 powerful gas turbines.
So it can travel at speeds exceeding 30 knots, which is faster than 30 nautical miles. It is, as far as iski missile capabilities are concerned, it has the ability to launch BrahMos cruise missile, world's fastest supersonic cruise missile जो है. It is capable of launching that. As far as defense capabilities are concerned, the ship is designed to operate under challenging conditions, including nuclear, biological, chemical warfare situations. So it is well equipped to fight under these conditions. It is armed with advanced weapons and sensors, surface to surface missile, surface to air missile, anti-submarine warfare, rocket launchers, torpedo launchers. So it is armed with them. It can deploy anti-submarine warfare helicopters for anti-submarine warfare. ठीक है. Now INS Imphal is equipped, now it's equipped with sophisticated technology like radar, sonar, electronic warfare system. Radars, it help in detecting the objects, tracking the objects. Sonar is used for underwater detection. Electronic warfare systems are for electronic countermeasures. Right? So it is very highly advanced. ये feature से पता चल रहा है कि it is very highly advanced and versatile warship which is capable of fast speed, carrying powerful missiles, equipped to operate in various situations. Right? ये सब कुछ. Now let's talk about significance of INS Imphal. पहला है control of the sea. The ship represents the idea that having control over the sea, it gives a country a significant power. And this is expressed in the phrase, the principle, Jal mev yasya bal mev tasya. Controlling the seas grants immense power. और ये जो अपना Indo-Pacific region है, where many countries compete for influence, INS Imphal enhances India's role as a major maritime player. ये सारी बातें आपके मेंस में काम आएंगी. सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट मेंस में बहुत काम आता है. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंडियाज एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज एन इंपॉर्टेंट फोर्स इन दिस क्रूशियल एरिया. कि अगर ऐसे INS इम्फाल जैसे जब हम क्या अपने एडवांस वॉरशिप लेकर आ रहे हैं तो इससे होगा क्या, इसका क्या फायदा है. So India एक तो heavily rely करता है on sea routes for international trade because of geographical obstacles like Himalayas and challenging from the neighbor countries. So वहाँ पर भी it will play a role. INS Imphal plays a very crucial role in securing vital sea lanes. So these sea lanes are like highways for trade vessels. And by safeguarding them, the warship ensures safe passage for the ships who are engaged in the trade. So it's very essential for protecting India's economic interest. As simple as that. ठीक है जी. चलिए तो चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर. That is regarding your विकसित भारत. देखो जो अपना विजन है, विजन इंडिया 2047, it is a very big plan created by Niti Aayog, which is like India's top thinking group of policies for policies. तो गोल क्या है? गोल इज टू टर्न इंडिया इनटू अ टॉप प्लेयर. किसमें? इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, अ मॉडल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, लीडर इन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बाय द ईयर 2047, विच इज द 100th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. 100 साल हो जाएंगे पूरे. नाउ एस्पेक्ट ऑफ दिस विकसित भारत, पहला है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. लेट्स टॉक अबाउट जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, व्हाट आर इट्स एस्पेक्ट्स? विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव एरियाज टू मोर प्रोडक्टिव ones, like from farming to manufacturing and services. So this refers to shift of resources from agriculture to manufacturing, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी और इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी ऑल्सो. दूसरा एस्पेक्ट है इसका ऑर्गेनाइजिंग लेबर मार्केट्स. सो मेकिंग श्योर कि देयर आर एनफ स्किल्ड वर्कर्स, फेयर रूल्स फॉर जॉब्स. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट कैन मेक वर्कर्स मोर प्रोडक्टिव, रिड्यूस इनफॉर्मल वर्क, सपोर्ट सोशल प्रोटेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग लेबर मार्केट. Then aspect of Viksit Bharat is increasing competitiveness, मतलब making businesses more efficient, more innovative, improving the quality of products, services, market को expand करें. क्यों जरूरी है? Because this can make the economy dynamic. You can boost your exports, you can attract investments.
So this is one aspect of it. Then improving financial and social inclusion. Now what does that mean? Making businesses more effective and innovative. Then improving financial and social inclusion, मतलब making sure marginalized groups can easily access the financial services, social welfare programs. इससे क्या होगा? It will help to improve their income, their savings, their overall well-being, including health, including education. Then governance reforms. What does it mean? Strengthening the rules, the processes of how the country is run, focusing on things like transparency, involving more people, fairness. क्यों जरूरी है? Because this can improve how public services are given, decreases corruption, build trust in the government. That is one aspect. Other points can be eco-friendly technologies को promote करें और use करें. Green revolution, seizing opportunities in green revolution. Renewable energy को. This can help reduce pollution, improve environmental conditions, open up new chances for growth and development. Now the question comes, what are the key points for India's development beyond economic growth? अब बात करते हैं इसके हैप्पीनेस एस्पेक्ट पे. बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाट आर दी अदर की पॉइंट्स. और सारी गेम रिवॉल्व करती है अराउंड हैप्पीनेस एज दी सेंट्रल गोल. ये जो विकसित भारत का सपना भी है, ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट कम्स अलोंग विद हैप्पीनेस. Instead of just focusing on making the country economically rich, the aim should be to make people happy also. क्योंकि बिना खुशी के development doesn't really make sense. Are you getting my point? अगर मैं खुश नहीं हूं और मैं एक बहुत बड़े पेडेस्ट्रियल पे पहुंच गई हूं जो मेरा सपना था, लेकिन वहां खुशी नहीं मिल रही है, तो आप कब तक टिक पाओगे वहां पर? Many countries have become rich, but the people there are not necessarily happy. So we need to change this main idea from just developed country to happy country as well. Simple terms में बता रही हूँ. खुशहाल भारत, विकसित भारत. Happy India, developed India. So being wealthy, मतलब पैसा, आप सोचो पैसा आ गया हम खुश हो गए, नहीं. जिसके पास पैसा है क्या वो खुश है? Being wealthy doesn't automatically make you happy, right? You need to put your happiness as the priority alongside development, parallel. कभी कभार क्या होता है ना, हम ग्रोथ मॉडल में बस ये देख लेते हैं कंट्री प्रोग्रेस कैसे कर रही है. जस्ट लुक एट हाउ मच मनी द कंट्री इज मेकिंग. Just merely focusing on economic growth might not capture the full picture of how well the country and the people are doing. There are many other factors also. How mentally well people are, psychological well-being, right? So mental health, well-being, they are very crucial aspects जो हम development plans में they are often left out. So a truly developed country should take care of the mental wellness of the citizens, the happiness. We have World Happiness Report 2023. It shows कि जितने भी developed nations हैं, they have poor happiness markers. और कुछ nations ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में बैलेंस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जैसे फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, नीदरलैंड्स है. दे आर द हैप्पीएस्ट कंट्रीज. और ये उन्होंने डेवलपमेंट अचीव जो करी है, इट्स नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल डिसरप्शन. दे हैव बिल्ड अप सोशल कनेक्शंस, सपोर्ट सिस्टम्स. इंडियाज केस इज ऑल्सो क्रूशियल, क्योंकि इंडिया की रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 थी, अगर आपको याद हो, आउट ऑफ 137 कंट्रीज, डिस्पाइट बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. सो डेवलपमेंट and Viksit Bharat agenda will remain a dream if we fail to imagine how to rise in the happiness index. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, फिर सवाल आता है इतना जरूरी क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हैप्पीनेस इंड्यूस्ड डेवलपमेंट मॉडल का क्या सिग्निफिकेंस है? इंडिया जैसी कंट्री के अंदर सोशल रिलेशनशिप्स, कल्चरल वैल्यूज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लोगों की जिंदगी में.
और ऐसा डेवलपमेंट मॉडल दैट विल फोकस ऑन हैप्पीनेस, इट्स क्रूशियल बिकॉज इट अलाइंस विद द वे वी वैल्यू सोशल कनेक्शंस, वी हैव कल्चरल नॉर्म्स. Just chasing the economic growth, it will disrupt our social order. So this kind of development, it can lead to many other problems like crime. So it doesn't ensure कि जितने भी aspects of life and they will improve at the same rate. No. Despite the economic growth, industrial growth, there are noticeable problems in the quality of life. So our society is changing very rapidly in terms of industry, money. लेकिन जो essential aspects of a good life, they are not improving at the same speed. Right? Happiness is not just about personal feeling. It's becoming a goal for the government. Policies are being designed not just to make the country richer, but to make people happy also. Right? Last but not the least, जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, आपको बहुत काम आने वाली हैं. लास्ट इंटरव्यू में भी काम आएंगी, देखना. We need to incorporate happiness-induced model of development with growth. Right? Human Development Index में, Social Development Index, Green Index, International Human Suffering Index. So to make development more about happiness, we should look at more than just money. Human Development Index considers how healthy, educated people are. Social Development Index looks at various social aspects. Green Index ensures development is sustainable. So by considering all these factors together, we get a complete picture of development that goes beyond just economic growth. ठीक है? So to make India a happier place, we should use different measures like innovation, rule of law, poverty levels, gender equality, freedom of the press. We should also have a special focus on directly measuring happiness and regularly checking how we are doing. जितने भी government plans हैं, policies हैं, they should aim to make people happier also. There should be programs to teach everyone the importance of being happy, having a good quality of life. Right? खुश रहो, स्वस्थ रहो. तो इसी के साथ रिवीजन करते रहो. दिस सेशन वॉज ऑल अबाउट इट. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. इफ यस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर दिस सेशन. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू.